नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्वर्ड एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। ख़ास तौर से आज जो हम लोगों का जो चर्चा होगा वो बिहार STET के पेपर 1 पर होगा, जो कि प्रथम एक्सरसाइज मैथमेटिक्स को लेकर हम लोग चलते हैं। और मैथमेटिक्स में प्रथम एक्सरसाइज जो है वो है रियल नंबर। तो आइए हम लोग सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, किसको कहते हैं। देखिए, टोटल का पहले हम लोग थ्योरेटिकल बतलाएंगे। थ्योरी के बाद फिर जाकर हम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करीब 50 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर करवाएंगे, जिससे आसानी से क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है, इसका क्या डिफिनेशन होता है, किस तरह से हम लोग जानेंगे। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें जो हम लोग वास्तविक संख्या जो कहेंगे, इसको जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल R से किया जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो मेनली जो है, इसका जो जनरल फार्मूला है, इस फार्मूला से हम लोग मतलब कोई भी वास्तविक संख्या की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वास्तविक संख्या आपको प्राप्त करना हो कि यह वास्तविक संख्या है या नहीं है, तो इसकी जानकारी अगर आपको लेना है तो ये इस पे आप करना है कि उसका सबसे पहले वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद अगर और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रहा है, मतलब 0 हो और 0 के बाद पॉजिटिव भी संख्या अगर आपको मिलता हो, तो वो सारे संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। और दूसरी तरीक़ा से परिभाषा आप लोग भी पढ़े होंगे, और उसमें जो बतलाया जाता होगा कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है, वो भी राइट है, इसी के अंतर्गत आता है। और वास्तविक संख्या में हम लोग पहले देखते हैं कि कौन वास्तविक संख्या है कौन नहीं है, ये चीज़। तो सबसे पहले अगर ये वास्तविक संख्या है तो जो संख्या रहेगा उस संख्या का आप पहले क्या करिएगा, वर्ग। अगर वर्ग करने पर आपको क्या हो कि और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो समझ जाइए कि वह जो संख्या होगा आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत होगा, वरना किसी भी स्थिति में वह वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा क्या √2 वास्तविक संख्या है या नहीं है, आप इसके बारे में बतलाएं। तो √2 मैंने कहा कि कोई भी संख्या लीजिए और सबसे पहले उसका आप वर्ग करिए। तो आप √2 का वर्ग करेंगे। तो जैसे ही √2 का वर्ग करेंगे, तो √2 का वर्ग करिएगा तो इसका क्या होगा, जैसे इसका वर्ग करते हैं तो आपको क्या होगा। तो चलिए, इसको आप नहीं जानते हैं तो फर्स्टली हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक बात है कि ये रूट का मतलब होता है, अगर किसी संख्या पे रूट है तो हम लोग पढ़ते होंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कोई संख्या का वर्ग करने पर उसमें जो 2 में जो 1 हम लोग प्राप्त करते वह उस संख्या का वर्गमूल होता है। तो अगर ये देखिए रूट का चिन्ह है, स्क्वायर रूट का चिन्ह है, तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a⁴ 1/2। ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और आगे की तरफ जाएंगे। और देखिए इसमें क्या करेंगे, एक और बात है कि अगर हम लोग ये बोलें
कि a पर स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर रूट के अंदर कोई संख्या हो और उसका वर्ग करना पड़े तो उस स्थिति में जो है रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी रहेगी सिर्फ वही उसका जो है रिजल्ट होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे, अगर करके देखेंगे कैसे होता है। तो पहले हम लोग रूट का मतलब लिखेंगे कि किसी भी संख्या पे पावर 1/2 और इस पे पावर 2 है। तो एक फार्मूला ये होता है कि जितने भी पावर होगा उस सारे पावर को हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल कर देते हैं। यानी a पे पावर 1/2 और गुना 2। जैसे इसको काट दीजिए तो काटने के बाद a पे पावर 1 यानी इसका वैल्यू 1 होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर भी चलेंगे कि इसका मतलब कि रूट के अंदर जो है अगर 2 है तो 2, सिर्फ 2, दैट मीन्स प्लस चिन्ह को और ऋणात्मक संख्या को डिनोट किया, इसलिए यह संख्या जो होगा वो आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा, पहला। दूसरा, आप बोलेंगे -3 क्या वास्तविक संख्या है या नहीं है? तो मैंने सबसे पहले कुछ नहीं, इसका फंडा एक ही है कि आप इसका वर्ग करें। जैसे ही वर्ग करिएगा, अगर कोई संख्या, एक और बात अब आ रही है सामने, देखिए हमको पता है कि आप लोग जान रहे हैं, जानता तो हर व्यक्ति है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, छोटी छोटी बात उसको बहुत बड़ा नज़र आता है। जैसे कि आपको माइनस से मल्टीपल करेंगे तो आपको प्लस डिनोट करेगा, प्लस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस देगा, माइनस को प्लस से देंगे तो माइनस देगा, और प्लस को माइनस से देंगे तो फिर भी माइनस देगा। यानी कहने का मतलब अगर सेम प्रोडक्ट का हो तो हमेशा वो पॉजिटिव चीज़ को डिनोट करता है, पॉजिटिव चीज़ उसका रिजल्ट आता है। अगर डिफरेंट हो तो हमेशा वो निगेटिव की तरफ चलता है। तो यही है कि जब हम लोग इस पर स्क्वायर है, और एक और बात हम लोग लिख देते हैं, देखिए सारा चीज़ का उपयोग हर जगह होते जाएगा, इसलिए उसको जानिए। अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, ठीक है, मतलब मैं मान लेता हूँ जैसे कि अगर कोई संख्या नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर a है, अगर इस पे पावर सम हो, इस पे पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो उस स्थिति में जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव संख्या को डिनोट करेगा। यानी प्रॉब्लम कि कोई भी संख्या नेगेटिव हो तो नेगेटिव पे पावर अगर सम संख्या हो तो हमेशा वो पॉजिटिव को डिनोट करेगा। एक ये आपको आ सकता है। दूसरा है कि अगर ये नेगेटिव है और आपको अगर विषम संख्या इस पे पावर है तो वो हमेशा क्या करेगा कि नेगेटिव को ही डिनोट करेगा। तो यहाँ पर जो है आप एक बात आता है कि सम और विषम कौन है। तो सम संख्या मतलब इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या रहे तो सम रहेगा, उसके अलावा जो भी रहे तो विषम। यानी -3 को आपको 2 बार मल्टीपल करते हैं तो माइनस गुना माइनस, अभी हमने जस्ट बोला कि माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 3 गुना 3 तो को कितना हो गया 9, तो प्लस आ गया और ऋणात्मक संख्या आ गया। डैट मीन्स यह जो संख्या है वो पॉजिटिव इंटीजर को, ये जो है रियल नंबर को प्रदर्शित करता है। तीसरा उदाहरण है, हम एक अलग लेकर चलते हैं, क्या ये वास्तविक संख्या है या नहीं है ये आपको बतलाना है। दूसरा, हम लोग इससे आगे आप जब आते हैं तो एक चीज़ आ रहा है, ये आ रहा है कि आपको बोलेंगे कि √5 क्या यह संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं है, ये चीज़ आपको बतलाना है। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या बोले हैं कि इसको क्या करना है, आपको वर्ग करना। फर्स्टली इसका वर्ग करना है, और जैसे वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट के अंदर जो संख्या रहेगा सिर्फ उसी संख्या को हम लोग लिखते हैं। तो इसमें रूट के अंदर क्या लिखा -5 है, इसलिए यह संख्या जो होगा वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। अब लोग हम वास्तविक संख्या को पहले डिवाइड करेंगे। फर्स्टली वास्तविक संख्या को आप 2 भागों में विभक्त करिए। पहला हो गया आपको परिमेय, दूसरा हो गया अपरिमेय, ठीक है।
अब परिमेय के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से संख्या परिमेय के अंतर्गत आएगा, ये सारा हम लोग अब जानेंगे। परिमेय में आप देखिए प्राकृत संख्या, ये भी परिमेय के अंतर्गत ही आएगा। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो इन सारे चीज़ों के बारे में फर्स्टली हम लोग ये चीज़ सारे जितने भी है इनके बारे में हमको सबसे पहले जानना है कि इसमें कौन कौन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं और क्या इसके अंतर्गत आता है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या को फर्स्टली हम लोग दो भागों में डिवाइड करें, एक परिमेय और दूसरा को हमने अपरिमेय बोला। और इसमें जो है सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला है कि प्राकृत संख्या। देखिए आप लोग तो बिल्कुल पढ़े हुए हैं, बच्चा तो नहीं है, इसलिए हम लोग टोटल के बारे में जो पढ़ाएंगे वो शॉर्ट में हम लोग बतलाएंगे। नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं, तो बचपन में भी पढ़े थे, आज भी जानते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जहाँ से हमने गिनना चालू किया, दैट मीन्स प्राकृतिक संख्या जो हो गया n = 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो आपने नेचुरल नंबर के बारे में समझ गया। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जाए वो आपको नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ गया। अब इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि हम पूछ देंगे कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटी आपको बोला जाएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है कितनी, उसके बाद सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या होगा, अनंत। इसको क्या बोलते हैं, अनंत, या इसका नाम है इंग्लिश में इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको अनंत बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में जब जानकारी लेंगे तो इसको W से सूचित किया जाता है, यानी कि जो 0 से चालू हो, 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनाइट। अगर इसमें आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना, 0, और सबसे बड़ा पूछे जाएगा तब सबसे, ये हो गया आपको छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी कौन हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं नोट लिखता हूँ। नोट ये है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सारा संख्या पूर्ण संख्या होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। और जितना भी पूर्ण संख्या होगा वो सारा क्या कह रहा है कि लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। और वह कौन है, सिर्फ एक ही संख्या है, वह कौन है, 0। यानी 0 के अलावा सारा जो होगा वही होता है, बाकी बात सब इसी के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है पूर्णांक। कहीं I से सूचित होता है तो कहीं Z से। तो पूर्णांक हम लोग किसको कहेंगे, पूर्णांक जो होगा कि निगेटिव जो यानी ऋणात्मक 0 और धनात्मक
पूर्णांक जो टोटल मिलकर जो बनेगा वो सारा आपको पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो ये पूर्णांक है, यानी कहने का मतलब धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य संख्या जो शामिल हो उससे जो बनेगा वो आपको पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या क्या होगा, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी पूर्णांक दोनों अनंत होती है। अब नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये हम लोग पूर्णांक के बारे में जाने। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सम संख्या विषम संख्या के बारे में। संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि सम संख्या जो होता है जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो सम संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे वो अलग तरीक़ा से देखेंगे, जो कि सबसे अलग होगा उस तरीक़ा से हम लोग बतलाएंगे। तो क्या करना है कि सम संख्या जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। इसका जो फॉर्म होना चाहिए, यानी सम संख्या वो आपको 2m के अंतर्गत होगा। क्या होगा? जो 2m के रूप का हो। m एक क्या हो? m एक पूर्णांक हो। m एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यानी सम संख्या का रूप कैसा होता है कि वो 2m के रूप का होता है और m का मान m जो होगा, m क्या होगा वहाँ पर जहाँ m एक पूर्णांक रहेगा। यानी m का मान आप धनात्मक से लेकर कहीं लिखना चालू कीजिए। जैसे m इक्वल टू आप 1 रखिए, तो आपको m इक्वल टू 1 रखे तो सम संख्या अगर आपको निकालना है तो देखिए क्या करिएगा, यानी कि 2 गुना 1 इक्वल टू 2। m इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे कि 2 गुना 2 इक्वल टू 4। तो ये सम संख्या को डिनोट करेगा। आगे है कि विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग पढ़े हैं, बचपन में पढ़े थे कि जो आपको 1, 3, 5, 7 और 9 आवे इकाई के स्थान पर, तो वो आपको विषम संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा कि 2m + 1 के रूप का होगा, जहाँ m एक क्या हो, जहाँ m एक पूर्णांक हो। m क्या होगा? यहाँ एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं कि जब m इक्वल टू 1 रखते हैं, तो m इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा? सो देखिए m का मान 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 + 1 तो 2 1 3। m इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 + 1 इक्वल टू कितना? 5। तो इसी तरह से हम लोग देखते आएंगे कि जैसे जैसे m का मान रखते जाएंगे उसी तरह से आपका जो विषम संख्या और सम संख्या निकलते आएगा। उसका जनरल फार्मूला 2m + 1 और सम संख्या जो होगा वो 2m के रूप का होगा। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में बतला रहे हैं। अभाज्य संख्या। अब जो अभाज्य संख्या होगा वो किसको अभाज्य संख्या कहेंगे? सिर्फ शॉर्ट में जानिए। देखिए अभाज्य संख्या का पहचानने का सीधा नियम है, एक तो पहले उसका फैक्टर 1 होना चाहिए और एक स्वयं, जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, सिर्फ वही संख्या अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे आप 2 कह रहे हैं तो 2 का फैक्टर करिए 1 और स्वयं देखिए 2 आ रहा है। 3 का करिए, 3 का करिएगा तो 1 और 3 आएगा। अब जैसे आपको 4 बोलेंगे तो 4 का करिए 1 2 3 1 2 4। तो मैंने बोला कि अभाज्य संख्या जो होता है सिर्फ 1 और स्वयं होता है। जब 4 अभाज्य संख्या है या नहीं है
तो जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ देखिए कि इसका फैक्टर एक और जो स्वयं है उसके अलावा एक अलग आ गया, इसलिए यह संख्या जो होगा वो उभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये उभाज्य संख्या को पहचानने का नियम है। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो है सबसे पहले तो एक तो उसमें रहेगा ही, हर स्थिति में एक रहेगा, और दूसरा एक स्वयं भी रहेगा, और तीसरा कम से कम कोई एक और भी रहे, अन्य। ठीक है, जब अन्य कोई रहेगा तो वो जो संख्या होगा आपको भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि जैसे आप 6 बोल रहे हैं, 6 है, ठीक है, तो मैंने फर्स्टली बोला कि एक तो आएगा ही, एक के अलावा ये कौन कौन से टेबल में आ रहा है, एक के बाद ये 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, और उसके बाद 6, तो 1 और 6 तो आएगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक रहने देते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद एल्गोरिथम क्या है ये बतलाएंगे, लेमा क्या है ये बतलाएंगे। तो इन सारे चीज़ों की जानकारी देने के बाद फिर जो है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि इसका जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज के बारे में, कैसा कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से आता है, कैसे हम लोग इसको कम समय में बनाएंगे, ये करते हैं। तो थैंक यू, बाय, आज के लिए इतना ही।